हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है, हिंदी नंबर 1 सीरीज, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, बहुत एक सामान्य सा टॉपिक है और जहां से बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं, क्योंकि अब की बार हमें सीयूटी 2024 में है ना, हमें 200 में से 200 नंबर चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो हमारा टॉपिक क्या है? स्वर। अब यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक तो परिभाषा पूछी जाती है, एक कुल संख्या पूछी जाती है, एक मूल स्वर पूछा जाता है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संधि स्वर कितने होते हैं, बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। इन सभी सवालों को आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो स्वर की परिभाषा क्या होती है प्यारे बच्चों? सो स्वर एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग कह सकते हैं ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में, ध्यान सुनना, उच्चारण करने में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं स्वर एक क्या है? एक स्वतंत्र वर्ण है। क्या है? स्वतंत्र वर्ण है। बात समझ में आ गई? परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, फिर भी आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरी परिभाषा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बिना बाधा के, ये पूछी गई है, पूछी जा सकती है, बिना बाधा के लगातार उच्चारित वर्ण को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। बिना बाधा के, देखो स्वतंत्र होता है ना, तो बिना बाधा के हम लोग इसका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, ये थी छोटी सी बात। अब आपसे पूछ ली जाए कि बताइए कुल संख्या कितनी होती है? बता सकते हैं मुझे कुल संख्या कितनी होती है? कोई भी बता दो मुझे, 10, 11, 12, 13 कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, कौन कौन से? ध्यान से सुनना। ए आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री ऋषि, ए, आई, ओ और औ। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहां एक सवाल पूछा जाता है क्या, कि कुल संख्या तो 11 होती है स्वरों की, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी होती है? मात्रा, यहां लिख देता हूं मैं मात्रा। तो मात्राओं की संख्या कितनी होती है? बता सकते हैं मुझे? जब 11 स्वर है तो मात्रा भी कितनी हो? क्योंकि आप लोगों को पता है व्यंजन की तो कोई मात्रा नहीं होती, हम किसी भी वर्ण पे लगाते हैं तो स्वर की मात्रा लगती है। तो कुल मात्रा होती है स्वरों, कितनी होती है बेटा? 10। वो क्यों? क्योंकि ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, जिसमें से किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? तो ध्यान रखना, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की हम लोग एक डंडा खींचते हैं इस प्रकार से, ई इस प्रकार से कर लेते हैं, दीर्घ ई इस प्रकार से, लघु उ, दीर्घ उ, री ऋषि, ए, आई, ओ और औ। बात समझ में आई? अब यहां पे आप लोग क्या करते हैं? इस प्रकार से ऐसे 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 करते हो नहीं करते हो? करते हैं ना आप लोग? नहीं करते क्या? बताइए मुझे। इसे हम लोग, देखो, हाँ, दो चीजें होती हैं। जैसे कि मान लो, जैसे रे लिख दिया, एक डंडा खींच दिया, आ की मात्रा लगा दी, तो हिंदी में इसे खड़ी पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी पाई। और जैसे ऊपर जो लाइन खींचते हैं, ये लाइन, इस लाइन को कहा जाता है शिरोरेखा। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। बिना शिरोरेखा के कोई भी वर्ण या कोई भी शब्द नहीं बन सकता है। ये भी ध्यान आपको रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 10 होती है। अब मात्रा की परिभाषा क्या होती है? बता सकते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? ध्यान रखना, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में लगने वाला समय, यानी किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में लगने वाला
लगने वाला समय को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है, ध्यान रखना। और मात्रा हमेशा स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती है। ये आपको परिभाषा ध्यान रखनी, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आगे हम चर्चा करें तो आपसे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। मूल होता क्या है समझो, ये एक चीकू का पेड़ है, मान लो। किसका पेड़ है? चीकू का पेड़ है। अब इसका मूल क्या है? ये जड़। अब एक बात बताइए, इस जड़ को मैं काट दूंगा, क्या ये पेड़ रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब हो गया कि हिंदी भाषा से मूल स्वरों को हटा दिया जाए तो हिंदी भाषा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो बताइए इन 11 में से मूल स्वर कौन कौन से हैं? बता सकते हैं मुझे आप लोग कोई भी? तो मूल होते हैं बेटा 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ये 4 होते हैं बेटा, ध्यान रखना। यहां एक चीज और समझना, यहां ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आप लोगों को याद भी होना चाहिए। जो ए होता है ना, ये बनता है ए धन ई से। ये आई होता है ना, ये बनता है ए धन ए से। ये ओ होता है ना, ये बनता है ए धन ऊ से। और औ बनता है ना बेटा, ये बनता है ए धन ओ से। ये भी आपको ध्यान में रखना, ये बहुत बार आप लोगों को दिक्कत देता है। अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ए धन ई, ओ ए धन ऊ, आई ए धन ए और औ ए धन ओ से बनता है। ठीक है, अब यहां देखिए, अब मूल स्वर ये कैसे हो गए? आप कोई भी नाम बोल दो, एक्स वाई जेड, इन चारों में से एक ना तो एक अवश्य होगा। कोई भी नाम, जैसे कि मैंने बोला राम। सर जी यहां कहां है? अरे रैम में क्या जुड़ा हुआ है? आ। और आ का निर्माण कैसे होता है? ए धन ए या ए धन आ या ए धन ए बनता है ना, आया। या मैं में देख लो क्या जुड़ा हुआ है? मैं धन ए। अब कोई भी नाम बोल दो, एक्स वाई जेड, जैसे कोई भी, जैसे मैंने कहा गंगा, बोलो गंगा में भी यहाँ ए जुड़ा हुआ, यहाँ आ बनता है। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, राजेंद्र। ठीक है, रे में तो आ जुड़ा हुआ है, लेकिन अब आप कहोगे कि सर जी जय में कहाँ जुड़ा? अरे जय में एक ही मात्रा, अरे एक किससे बनता है? ए धन ई। अभी मैंने बताया था, यहां पर देख लीजिएगा। तो आप कोई भी नाम बोलेंगे ना, एक्स वाई जेड, किसी भी प्रकार का शब्द बोलेंगे ना आप लोग, तो प्रत्येक शब्द में इन चारों में से एक ना तो कोई इन चारों में से एक अवश्य होगा। और ध्यान रखना, मूल स्वर बहुत बार एग्जाम पूछा गया, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आगे अब आपसे पूछ लिया जाए कि मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। और मात्रा को हम लोग क्या कहा था? अभी परिभाषा क्या बोले थे? अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि उच्चारण के आधार पर, यानी कि उच्चारण करने में लगने वाले समय के आधार पर, स्वर के भेद कितने होते हैं? कोई बता सकता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं लघु स्वर, और एक होता है जिसे कहते हैं हम लोग, बताइए क्या? लघु का विलोम शब्द क्या होता है? चलो बाद में चर्चा करेंगे, पहले मैं लिख देता हूं यहां पे दीर्घ। अब लघु को ही कहा जाता है मूल स्वर, इसे ही कहा जाता है एकमात्रिक स्वर, और इसे ही कहा जाता है हर्ष स्वर। कितने नाम हो गए, पर्यायवाची हो गए एक दूसरे के। अब मैं आपसे पूछूं तो बताओ मुझे, लघु का विलोम शब्द क्या होता है? बता सकता है मुझे कोई भी आप में से? लघु का विलोम शब्द, आप लोग कहते हो दीर्घ, नहीं बेटा गलत है। लघु का विलोम शब्द क्या होता है? लघु का विलोम शब्द होता है बेटा गुरु। क्या होता है? गुरु। ठीक है, और इसे ही हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? कोई बताएगा मुझे, हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? दीर्घ। जो आप लोग बार बार कहते हो ना कि गुरु का विलोम शब्द दीर्घ होता है, नहीं 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 बेटा,
हर्ष का विलोम शब्द होता है दीर्घ और लघु का विलोम शब्द होता है गुरु। याद नहीं रहे तो ध्यान रखना, अंत में उ आ रहा है, अंत में यहां भी उ आ रहा है, इसमें रे आ रहा है, इसमें भी रे आ रहा है, ये ध्यान रखना। कभी रे तो इसमें भी आ रहा है, ध्यान रखना, लेकिन उ ध्यान रखना है आप लोगों को। तो लघु का विलोम शब्द गुरु हो गया और हर्ष का विलोम शब्द दीर्घ हो गया। इसे ही हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं, इसे ही हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। हाँ, अब बताइए मुझे कि आपसे पूछ लिया जाए कि लघु स्वर कितने होते हैं। अब हमें स्वर पढ़ रहे, स्वर तो 11 ही होते हैं। अब 11 में से कुछ ये होंगे और कुछ ये होंगे, तो ध्यान रखना। जब हमें एक बात पता चल गई कि मूल स्वर भी इसे ही कहते हैं, तो मूल स्वर कितने थे? 4। कौन कौन से थे? अ, ई, उ और री। अब 11 में से 4 गए तो कितने बच गए? 7। वो 7 के साथ क्या हो जाएंगे? हमारे गुरु स्वर हो जाएंगे। कौन कौन से? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ। बोलो समझ में आया नहीं आया? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को याद करनी है बच्चों। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, बताइए जल्दी से। आज हम लोग ने स्वर के बारे में पढ़ा कि ऐसा वर्ण होता है जिसका उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, नीड नहीं होती है। एक स्वतंत्र वर्ण होता है, स्वतंत्र होगा तो हम इसकी बिना बाधा के उच्चरित इसे कर सकते हैं लगातार, ठीक है। किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। कुल संख्या 11 होती है, ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, एक बार सवाल पूछा गया था, री, ऋषि किस वर्ण के बाद लिखा या बोला जाता है? ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है री, ऋषि। इसके बारे में हम लोग अलग से एक सेशन लेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में वैज्ञानिक इसे स्वर नहीं मानते हैं, इसके लिए किसी अन्य स्वर को मानते हैं। कौन सा है वो? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे आंसर बताना है, आगे मैं बताऊंगा वैसे। फिर हम लोगों ने बात की मात्रा, तो ध्यान रखना स्वर 11 होते हैं लेकिन मात्रा 10 होती है, क्योंकि ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इनकी मात्राएं आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि ए, ऐ, ओ और औ किस किस वर्ण से मिलकर बना होता है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, चारों के चारों वर्ण, ठीक है। इन्हें चारों संयुक्त स्वर या संधि स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो हमने पढ़ा कि 4 होते हैं मूल स्वर। होता क्या है कि इन मूल स्वरों को यदि हिंदी भाषा में से हटा दे तो हिंदी भाषा समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखना, आप कोई भी किसी भी प्रकार का शब्द बोलते हैं बेटा, तो उसमें इन चारों में से एक ना तो एक अवश्य होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या कि मात्रा के आधार पर, मात्रा की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ ली। मात्रा के आधार पर जो स्वर होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो बेटा 2 प्रकार का होता है। एक मूल स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है या एक लघु स्वर होता है, और एक गुरु स्वर होता है। इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। कहने का तात्पर्य एक मात्रिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग छंद पढ़ते हैं ना, तो ये 4 जो स्वर होते हैं इनकी एक मात्रा गिनी जाती है, और ये 7 होते हैं ना, जहां भी आते हैं उनकी 2 मात्रा गिनते हैं। जैसे मैं यहाँ एक नाम लिख दूं, राम। राम में कुल कितनी मात्रा होगी, तो आ की 2 मात्रा होती है, ए की 1 मात्रा होती है, तो कितनी मात्रा होगी? 3 मात्रा होगी। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने आज पढ़ा, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बार बार रोजाना कहता हूं आप लोगों को कि एक कॉमन कोड है, सामान्य कोड। आप किसी भी डोमेन सब्जेक्ट से हो, XYZ, मैथ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी से भी हो आप लोग, तो ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। और मैं बार बार कहता हूं आप लोग ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को केवल महापैक से जुड़ना है। महापैक के बहुत सारे फायदे हैं बेटा, बहुत सारे फायदे। क्या होगा कि ये महापैक आप लोगों के पास एग्जाम तक रहेगा, जब तक CUET 2024 का एग्जाम नहीं होगा। अब ये कोड लैंग्वेज के लिए नहीं है, आप किसी भी डोमेन सब्जेक्ट के साथ लगाइए, सभी के साथ आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाता है। एक सामान्य ऐसा कोड है ये Y551। तो जुड़ जाइए हमारे साथ में, और CUET 2024 की तैयारी क्लास 12th के साथ में करिए धुआंधार तरीके से, कि अब की बार 12th में भी हम लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके 100%, और साथ में हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट में CUET में 100% भी प्राप्त कर सके, जिससे हमारा जो मनपसंद कॉलेज है DU का नॉर्थ कैंपस में, वहीं से हमारा एक कॉलेज प्राप्त हो जाए। अभी से तैयारी करोगे ना तो ही ये संभव हो सकता है। आप सोचो कि 12th के एग्जाम के बाद ऐसा करें, तो वो इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि 1.5 महीने में तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि CUET का सिलेबस बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा है इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं महापैक से ज्वाइन करें, जो आपके पास एग्जाम तक रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।